विमानन इतिहास के सबसे रहस्यमय विमान मलेशिया एयरलाइंस के MH370 की खोज 1 दशक से अधिक समय से जारी है। समुद्र तल की पूरी छानबीन कर ली गई है। दुर्भाग्यपूर्ण विमान के मिलने की थोड़ी सी भी उम्मीद में बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है। कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। कई लोगों ने मान लिया है कि विमान हमेशा एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगा, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। एक एरोस्पेस इंजीनियर के दृढ़ विश्वास के साथ कि वह MH37 के सटीक स्थान को जानता है, इस रहस्य का अंत होता दिख रहा है। न तो समुद्र में, न ही उपग्रहों पर। ये निशान दुनिया भर में मौजूद शौकिया रडार नेटवर्क में छिपे हुए हैं। अगर ये डेटा वाकई बताता है कि विमान कहां गया था, तो अब तक इसका पता क्यों नहीं चला? इस विमान के साथ क्या हो रहा है? इस रहस्य को जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। रिचर्ड गॉडफ्रे के विचार में कोई सच्चाई है या नहीं, यह तय करने से पहले हमें उनके दावे के केंद्र में मौजूद उपकरण को समझना होगा। न तो कोई उपग्रह, न ही रडार, बल्कि एक शांत वैश्विक नेटवर्क जिस पर रेडियो के शौकीनों के दायरे से बाहर के किसी भी व्यक्ति ने कभी ध्यान नहीं दिया। वीक सिग्नल प्रोपेगेशन रिपोर्टर का पूरा नाम वीक सिग्नल प्रोपेगेशन रिपोर्टर है। यह कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। इसे कभी भी हवाई जहाजों का पता लगाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। वीक सिग्नल प्रोपेगेशन रिपोर्टर एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसका उपयोग शौकिया रेडियो ऑपरेटरों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा यह अध्ययन करने के लिए किया जाता है कि अत्यंत कमजोर रेडियो सिग्नल वायुमंडल में कैसे यात्रा करते हैं। विश्व भर में फैले हजारों छोटे रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर इतने कमजोर सिग्नल भेजते हैं कि वे पृष्ठभूमि के शोर से मुश्किल से ही ऊपर होते हैं। ये सिग्नल स्वचालित रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं और सार्वजनिक डेटाबेस में संग्रहित किए जाते हैं। इसका मूल उद्देश्य सरल है, यह समझना कि रेडियो तरंगें दिन के समय सौर गतिविधि और वायुमंडलीय स्थितियों के आधार पर आयन मंडल में कैसे मुड़ती हैं, क्षीण होती हैं और लंबी दूरी तय करती हैं। किसी ने भी विमानों की निगरानी के लिए कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर नहीं बनाया। यही बात इस सिद्धांत को इतना असामान्य बनाती है। कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर में उपयोग किए जाने वाले सिग्नल जानबूझकर कमजोर रखे जाते हैं। इन्हें वॉट के अंशों में मापा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में ये वायुमंडल में शांतिपूर्वक प्रवाहित होते हैं और पूर्वानुमानित पैटर्न में उछलते और अपवर्तित होते हैं। अधिकांश समय कोई भी चीज उन्हें विचलित नहीं करती, लेकिन भौतिकी में इरादे का कोई महत्व नहीं होता। वायुमंडल में गतिमान कोई भी बड़ी चालक वस्तु रेडियो तरंगों के साथ परस्पर क्रिया कर सकती है, संकेत भेजकर नहीं, बल्कि उन्हें बाधित करके। बोइंग 777 जैसा वाणिज्यिक जेट विमान मूल रूप से धातु, तारों, ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक्स से बनी एक विशाल गतिशील संरचना है। यह नाक से पूंछ तक 200 फीट से अधिक लंबा है। जब इतनी बड़ी कोई वस्तु कमजोर रेडियो संकेतों के क्षेत्र से गुजरती है, तो वह उन्हें अवशोषित, बिखेर या थोड़ा विकृत कर सकती है। यह किसी इंसान के सुनने के लिए पर्याप्त नहीं है, रडार के लिए भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन सिग्नल की शक्ति, समय या स्पष्टता में सूक्ष्म परिवर्तनों को एक डेटाबेस में दर्ज करने के लिए पर्याप्त है, जिसे ठीक उन्हीं परिवर्तनों को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर परिकल्पना के पीछे यही मूल विचार है। MH370 को कुछ भी प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसे जानबूझकर ट्रैक किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। इस सिद्धांत के अनुसार विमान अपने पीछे एक छाया के समान कुछ छोड़ गया, एक गतिशील अनुपस्थिति, एक धुंधला निशान, जहां विमान के आकाश में अदृश्य रेडियो पत्थों से गुजरने के दौरान
सिग्नल कमजोर हो गए या बदल गए। रिचर्ड गॉडफ्रे का तर्क यहीं से शुरू होता है। यदि कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर पूरे ग्रह पर कमजोर सिग्नल के व्यवहार में होने वाले हर छोटे से छोटे बदलाव को रिकॉर्ड करता है, तो जिस रात MH370 गायब हुआ था, वह रात खामोश नहीं रहनी चाहिए थी। इसमें कई विसंगतियां होनी चाहिए। कोई एक नाटकीय उछाल नहीं, बल्कि समय और स्थान में बिखरी हुई कई छोटी छोटी गड़बड़ियां जो आपस में जुड़ने पर ही समझ में आती हैं। दावा यह नहीं है कि कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर हवाई जहाज को देख सकता है। दावा यह है कि कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर तब ध्यान दे सकता है जब कोई बड़ी चीज किसी चीज को बाधित करती है जो वहां होनी चाहिए थी। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह MH370 के रहस्य को लापता, ट्रांसमिशन और टूटे हुए उपकरणों से हटाकर एक कहीं अधिक शांत प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या होगा अगर विमान कभी गायब ही ना हुआ हो? क्या होगा अगर वह किसी ऐसे सिस्टम से गुजरा हो जो उस पर नजर रखने के लिए बनाया ही नहीं गया था, फिर भी उसने उसकी मौजूदगी दर्ज कर ली हो? यह सवाल आगे आने वाली हर बात की नींव रखता है। कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर के पीछे का सिद्धांत उस व्यक्ति के बिना महत्वहीन होगा जिसने इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। वह व्यक्ति रिचर्ड गॉडफ्रे हैं। गॉडफ्रे कोई मीडिया हस्ती नहीं है और वे सुर्खियों या सरकारी सूचनाओं के माध्यम से MH370 की कहानी में शामिल नहीं हुए। वह एक सेवानिवृत्त एयरोस्पेस इंजीनियर हैं जिन्हें विमान प्रणालियों, उड़ान प्रदर्शन और सिग्नल व्यवहार में दशकों का अनुभव है। अपने करियर के अधिकांश समय में उन्होंने सार्वजनिक ध्यान से दूर रहकर ऐसी इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने का काम किया जो शायद ही कभी खबरों में आती थीं। MH370 के लापता होने के बाद गॉडफ्रे ने इस मामले को उसी तरह से देखा जैसे कई तकनीकी रूप से जानकार लोग देखते हैं। शुरुआत में एक पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने रिपोर्टें पढ़ीं, उन्होंने उपग्रह डेटा का अध्ययन किया, उन्होंने आधिकारिक खोज को फैलते हुए देखा और फिर धीरे धीरे अनिश्चितता में सिमटते हुए देखा। उन्हें किसी एक रहस्य से नहीं, बल्कि एक पैटर्न से परेशानी थी। यह धारणा कि यदि रडार और उपग्रह विफल हो जाते हैं तो कुछ और अस्तित्व में नहीं हो सकता। गॉडफ्रे के लिए यह किसी निष्कर्ष से ज्यादा एक अनभिज्ञता जैसा लगा। यहां उनका अनुभव मायने रखता था। वे समझते थे कि विमान अकेले अस्तित्व में नहीं होते। वे भौतिकी की उन परतों से होकर गुजरते हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग कभी सोचते भी नहीं हैं। हवा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगें जो लगातार ग्रह को पार करती रहती हैं, चाहे कोई उन पर ध्यान दे या न दे। गॉडफ्रे कई वर्षों से शौकिया रेडियो से जुड़े हुए थे। उन्हें पता था कि कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर कैसे काम करता है। उन्हें इसकी सीमाओं का भी ज्ञान था, लेकिन वे यह भी बखूबी जानते थे कि यह किस चीज को मापता है। समय और दूरी के साथ कमजोर सिग्नल के व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तन। उसने जो सवाल पूछा वह सरल था लेकिन असहज करने वाला था। यदि कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर सौर तूफानों और मौसम के पैटर्न के कारण होने वाले वायुमंडलीय परिवर्तनों का पता लगा सकता है, तो 200 फुट लंबा जेट कुछ भी संकेत क्यों नहीं छोड़ेगा। उस सवाल ने उन्हें ऐसे काम में धकेल दिया जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। अटकलें नहीं, ऑनलाइन साझा किए गए सिद्धांत नहीं, बल्कि ठोस डेटा। गॉडफ्रे ने एक खास समय सीमा पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक उसी रात जब MH370 गायब हुआ था, न तो कुछ दिन पहले न ही कुछ सप्ताह बाद, बल्कि केवल वे महत्वपूर्ण घंटे जब विमान के हवा में होने की जानकारी थी, लेकिन वह पारंपरिक ट्रैकिंग से अदृश्य था। अदृश्य केसुआंक है। कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर डेटाबेस विशाल हैं।
इनमें दुनिया भर के रेडियो स्टेशनों से एकत्रित अरबों व्यक्तिगत रिकॉर्ड शामिल हैं। प्रत्येक रिकॉर्ड अपने आप में अर्थहीन प्रतीत होता है। एक टाइम स्टैम्प, एक आवृत्ति, एक सिग्नल शक्तिमान। गॉडफ्रे ने इस जानकारी को संसाधित करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर लिखा। उन्होंने शोर को छानकर अलग कर दिया, सामान्य वायुमंडलीय भिन्नताओं को दूर किया और उन संकेतों को खारिज कर दिया जो समय या व्यवहार में मेल नहीं खाते थे। वह किसी स्थान की तलाश नहीं कर रहा था, वह निरंतरता की तलाश कर रहा था। धीरे धीरे एक पैटर्न उभर कर सामने आया। कोई व्यवधान नहीं आया, कोई ऐसा नाटकीय उछाल नहीं आया जिसे हस्तक्षेप मानकर खारिज किया जा सके, लेकिन एक क्रम, छोटे छोटे व्यवधान जो एक एक करके प्रकट हुए, घंटों तक फैले हुए, हर एक सूक्ष्म, हर एक को अलग अलग देखने पर आसानी से अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने कुछ अलग ही रूप ले लिया। एक निशान। गॉडफ्रे के अनुसार ये गड़बड़ियां दुनिया भर में बेतरतीब ढंग से नहीं दिखाई दीं। वे एक निश्चित मार्ग पर संरेखित थीं। एक ऐसा मार्ग जो MH370 के रडार स्क्रीन से गायब होने के बहुत बाद तक जारी रहा। यही वह क्षण था जब यह विचार अमूर्तता से परे हो गया। अब यह सवाल नहीं था कि क्या कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर सैद्धांतिक रूप से किसी चीज का पता लगा सकता है। यह इस बारे में था कि क्या पहले से ही कुछ असामान्य दर्ज किया गया था। गॉडफ्रे ने इस स्तर पर निश्चितता का दावा नहीं किया। उन्होंने संयम बरतने की बात कही। आंकड़ों से मानचित्र पर किसी एक बिंदु की ओर संकेत नहीं मिलता था। इससे गति का संकेत मिलता है, और समय के साथ होने वाली गति एक ऐसी कहानी बयां करती है जो एक बिंदु कभी नहीं बयां कर सकता। यह कहानी जल्द ही उन अन्य डेटा सेटों से टकराएगी जिन्हें पहले से ही स्थापित माना जा चुका है। कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर ट्रेल अपने आप में किसी को भी आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिचर्ड गॉडफ्रे इस बात को शुरू से ही समझते थे। कोई भी नया विचार तभी सार्थक होता है जब वह उन पुराने आंकड़ों के संपर्क में आने पर खरा उतर सके जिन्हें सर्वमान्य है। यहीं से उनके तर्क का दूसरा चरण शुरू होता है। पिछले साक्ष्यों को प्रतिस्थापित करके नहीं, बल्कि अपने काम को सीधे उनके ऊपर रखकर। पहली परत वह है जिस पर जांचकर्ता वर्षों से भरोसा करते आए हैं। MH370 ने अपनी स्थिति का संदेश नहीं भेजा। इसने केवल संक्षिप्त स्वचालित सिस्टम हैंडशेक भेजे। विमान और भूस्थिर कक्षा में स्थित उपग्रह के बीच साधारण पिंग का आदान प्रदान होता है। ये पिंग स्थान का खुलासा नहीं करते, बल्कि समय का खुलासा करते हैं। किसी सिग्नल को अंतरिक्ष में जाने और वापस आने में कितना समय लगा, यह बताते हैं। इन समय अंतरालों से इंजीनियरों ने पृथ्वी की सतह पर बड़े बड़े चापों की गणना की। प्रत्येक चाप उन सभी संभावित स्थानों को दर्शाता है जहां विमान उस क्षण हो सकता था। एक बिंदु नहीं, सैकड़ों मील तक फैला एक वक्र। अंतिम संपर्क स्थानीय समयानुसार सुबह 8:19 बजे हुआ। वह अंतिम चाप 7वें चाप के नाम से जाना जाने लगा। वर्षों तक इसने हर गंभीर खोज अभियान की दक्षिणी सीमा निर्धारित की। दूसरी परत भौतिक वास्तविकता को सामने लाती है। ईंधन और प्रदर्शन। एक बोइंग 777 हमेशा के लिए नहीं उड़ सकता। इसके इंजन एक निश्चित दर से ईंधन जलाते हैं। इसका वजन, ऊंचाई और गति ऐसी सीमाएं तय करते हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ज्ञात ईंधन भार और मानक उड़ान व्यवहार के आधार पर विश्लेषकों ने अंतिम रडार संपर्क के बाद अधिकतम उड़ान सीमा निर्धारित की। कोई भी सिद्धांत जो MH370 को उस सीमा से बहुत दूर रखता है, तुरंत विफल हो जाता है। यह परत किसी इरादे का संकेत नहीं देती।
यह किसी पर दोष नहीं डालती। यह केवल यह परिभाषित करती है कि ईंधन समाप्त होने से पहले विमान क्या कर सकता था और क्या नहीं कर सकता था। फिर तीसरी परत आती है, कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर गड़बड़ी। गॉडफ्रे ने समय के साथ पहचानी गई सिग्नल बाधाओं के अनुक्रम को अलग अलग बिंदुओं के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत प्रगति के रूप में मैप किया। जब इन विक्षोभों को भौगोलिक रूप से दर्शाया गया, तो उन्होंने बिखराव के बजाय एक गलियारे का निर्माण किया। यह गलियारा मानचित्र पर स्वतंत्र रूप से नहीं फैला हुआ था। इसने इनमारसैट चापों को विशिष्ट क्षणों पर काटा, अनियमित रूप से नहीं, बल्कि क्रमानुसार। प्रत्येक पारगमन ने संभावनाओं को सीमित कर दिया। प्रत्येक ओवरलैप ने अनिश्चितता को कम कर दिया। जब कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर कॉरिडोर ईंधन सीमाओं से बाधित हुआ, तो कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। विशाल चाप सिकुड़ गए। हजारों वर्ग मील में खोज करने के बजाय परस्पर जुड़े डेटा ने एक बहुत छोटा क्षेत्र बनाया। इस परिकल्पना के अनुसार अंतिम क्षेत्रफल केवल कुछ दर्जन मील ही था। यहीं पर सिद्धांत के समर्थक कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे इस संरेखण को स्पष्ट, सटीक और इतना जटिल बताते हैं कि इसे महज संयोग कहना असंभव है। लेकिन संरेखण प्रमाण नहीं है, यह संरचना है। इस क्षण को महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह नहीं है कि 3 डेटा सेट पूरी तरह से मेल खाते हैं। खास बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं हैं। इनमारसैट यह बताता है कि विमान कब और कहां हो सकता है। ईंधन यह बताता है कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर यह बताता है कि विमान ने बीच के अंतरिक्ष में कैसे यात्रा की। ये दोनों मिलकर एक सुसंगत कहानी बयां करते हैं। पूरी कहानी नहीं, कोई अंतिम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी जो अज्ञात को विस्तारित करने के बजाय संकुचित करती है। इस स्तर पर कुछ भी हल नहीं हुआ है, कोई मलबा नहीं मिला है, निर्देशांकों की पुष्टि नहीं हुई है। जो मौजूद है वह एक नक्शा है जो पहले के किसी भी नक्शे से अधिक सटीक होने का दावा करता है। क्या यह फोकस वास्तविकता को दर्शाता है या भ्रम को? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना अगले अनुभागों को करना होगा। कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर डेटा से जुड़े सभी दावों में से यह दावा सबसे अधिक विवादास्पद है। यह संभावना है कि MH370 केवल ईंधन खत्म होने तक ही नहीं उड़ता रहा, बल्कि अंत के करीब एक होल्डिंग पैटर्न में प्रवेश कर गया। रिचर्ड गॉडफ्रे की व्याख्या के अनुसार कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर गड़बड़ी एक सीधी, क्षीण होती रेखा नहीं बनाती है। इसके विपरीत उड़ान के अंतिम चरण के पास सिग्नल में आने वाली रुकावटें घुमावदार दिखाई देती हैं। वे एक चक्र बनाती हैं, वे दोहराई जाती हैं। समय के साथ दर्शाए जाने पर यह पैटर्न लगभग 20 मिनट तक चलने वाली एक धीमी वृत्ताकार गति जैसा दिखता है। अचानक मोड़ नहीं, अचानक ब्रेक नहीं, बल्कि एक निरंतर पैंतरेबाजी। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि यही वह क्षण है जब सब कुछ बदल जाता है। होल्डिंग पैटर्न कोई आकस्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सोची समझी कार्रवाई है जिसका उपयोग आमतौर पर पायलटों द्वारा प्रतीक्षा करने, स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने या समय का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए स्थिर उड़ान, कारगर नियंत्रण और निरंतर इनपुट की आवश्यकता होती है। यह तर्क एक सरल अवधारणा पर आधारित है। नियंत्रण से बाहर विमान सीधी गोलाकार उड़ान नहीं भरता। किसी भीषण खराबी से ग्रस्त जेट विमान 20 मिनट तक शांतिपूर्वक समुद्र के ऊपर चक्कर नहीं लगाता। इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। यदि यह पैटर्न वास्तविक है, तो विमान को लगभग अंत तक कोई न कोई उड़ा रहा था। यह व्याख्या पहले की मान्यताओं को सीधे चुनौती देती है। कई पिछले मॉडलों ने MH370 के अंतिम घंटों को एक भूतिया उड़ान के रूप में माना था।
एक ऐसा विमान जो ऑटो पायलट पर चुपचाप दक्षिण की ओर तब तक बहता रहा जब तक कि ईंधन खत्म नहीं हो गया। प्रतीक्षा करने का तरीका कुछ और ही संकेत देता है। सक्रिय निर्णय लेना, परिस्थितिजन्य जागरूकता, किसी कारण से लिया गया समय। कुछ लोगों का मानना है कि इसका उपयोग ईंधन की स्थिति की जांच करने के लिए किया गया था। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह एक क्षणिक झिझक थी, किसी दिशा में आगे बढ़ने से पहले का अंतिम निर्णय। लेकिन यहीं पर यह सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है। कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर को कभी भी उड़ान व्यवहार को ट्रैक करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह सिग्नल की शक्ति, समय और व्यवधान को रिकॉर्ड करता है। यह ऊंचाई में होने वाले परिवर्तनों को नहीं मापता। यह सीधे तौर पर मोड़ों को नहीं देख पाता। इसका आकार गहन प्रसंस्करण, फिल्टरिंग और व्याख्या के बाद ही उभरता है। डेटा को समूहित करने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव भी वक्रों के स्वरूप को बदल सकते हैं। गलत दृष्टिकोण से देखने पर शोर भी संरचना जैसा प्रतीत हो सकता है। आलोचकों का तर्क है कि जो स्थिर पैटर्न जैसा दिखता है वह वास्तव में अतिव्यापी सिग्नल पथ या आयन मंडल की बदलती परिस्थितियां हो सकती हैं, या फिर विरल डेटा सेट के भीतर संयोगवश संरेखण। वे बताते हैं कि सैन्य रडार भी अत्यधिक दूरी पर सूक्ष्म युद्धाभ्यासों की पुष्टि करने में संघर्ष करता है। किसी शौकिया रेडियो नेटवर्क से 20 मिनट के लूप को हल करने की अपेक्षा करना गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। साथ ही स्पष्टता का मुद्दा भी है। कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर प्रसारण रुक रुक कर होते हैं। सिग्नल मिनटों के अंतराल पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, सेकंडों में नहीं। अंतरालों को भरने के लिए अनुमान लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि होल्डिंग पैटर्न असंभव है। इसका मतलब यह है कि यह सिद्ध नहीं हुआ है। इस विवरण को इतना खतरनाक बनाने वाली बात यह नहीं है कि यह गलत है। बात यह है कि यह बात विश्वसनीय लगती है। मानव मन इरादे, अर्थ और इस विचार की ओर आकर्षित होता है कि कोई अभी भी नियंत्रण में है। वह भावनात्मक जुड़ाव व्याख्या को विश्वास में बदल सकता है। इस स्तर पर अटकी हुई स्थिति एक परिकल्पना के ऊपर दूसरी परिकल्पना बनी रहती है, जो आकर्षक, परेशान करने वाली और अपुष्ट होती है। अगर यह सच है तो यह MH370 की पूरी कहानी को नया रूप दे देगा। अगर यह झूठ है तो यह एक चेतावनी भरी कहानी बन जाएगी कि कैसे आसानी से पैटर्न हमें धोखा दे सकते हैं। और यही तनाव कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर की बहस के केंद्र में है। अब तक यह चर्चा मानचित्रों, रेखाओं, चापों, निर्देशांकों और खुले पानी पर बिछी अमूर्त आकृतियों तक ही सीमित रही है। लेकिन हर सिद्धांत, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो, अंततः वास्तविकता का सामना करता है। और इस मामले में वास्तविकता सतह से बहुत नीचे छिपी है। रिचर्ड गॉडफ्रे की व्याख्या के अनुसार अंतिम कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर ट्रेल दक्षिणी हिंद महासागर के एक दूरस्थ क्षेत्र की ओर जाता है, जिसे डायमंटिना फ्रैक्चर जोन के नाम से जाना जाता है। यह महज समुद्र तल का एक और खाली टुकड़ा नहीं है। यह पृथ्वी पर सबसे दुर्गम समुद्री भूभागों में से एक है। फ्रैक्चर जोन ठीक वैसा ही है जैसा इसके नाम से लगता है, समुद्र तल में बना एक विशाल निशान जहां लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों हो गई थीं। समतल मैदानों के बजाय भूभाग ऊबड़ खाबड़ और असमान है। गहराई पहली चुनौती है। डायमंटिना फ्रैक्चर जोन के कुछ हिस्से 23,000 फीट से भी नीचे तक जाते हैं। यह सीधे नीचे 4 मील से भी अधिक की गहराई है, जो पहले खोजे गए अधिकांश MH370 क्षेत्रों की गहराई से कहीं अधिक है। लेकिन केवल गहराई से ही पूरी कहानी पता नहीं चलती। यहां समुद्र तल चिकना नहीं है। यह तीव्र उतार चढ़ाव के साथ पानी के नीचे चट्टानें,
संकरी खाइयां और खड़ी दीवारें बनाता है। कुछ स्थानों पर समुद्र तल की ऊंचाई 1 मील से भी कम दूरी में हजारों फीट तक बदल जाती है। इससे खोज तकनीक के लिए एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, जिसे सोनार शैडो कहते हैं। जब सोनार स्कैन किसी खड़ी दीवार या ढलान से टकराते हैं तो उसके पीछे का बड़ा क्षेत्र अदृश्य हो जाता है। मलबे का ढेर कुछ 100 फीट की दूरी पर पड़ा रह सकता है और पूरी तरह से किसी की नजर में नहीं आता। ऐसा इसलिए नहीं कि वह बहुत छोटा है, बल्कि इसलिए कि भूभाग उसे छिपा लेता है। इससे भी बुरी बात यह है कि दरार वाले क्षेत्र अस्थिर होते हैं। समय के साथ तलछट खिसकती है, चट्टानें खिसकती हैं, कीचड़ धीमी गति से पानी के नीचे हिमस्खलन की तरह बहता है। यदि MH370 किसी खड़ी ढलान के पास गिरा होता तो विमान के कुछ हिस्से नीचे की ओर खिसक सकते थे या दब सकते थे, या फिर ऐसी दरारों में बिखरे हुए हों जहां सोनार की किरणें सीधे नहीं पहुंच सकती। यह कोई अटकलबाजी नहीं है। गहरे समुद्र में जहाजों के मलबे को निकालने में यह एक जानी मानी समस्या है। इसी तरह की चुनौतियों ने अन्य जहाजों के मलबे की खोज में भी देरी की, यहां तक कि तब भी जब खोज दल सही जगह पर खोज रहे थे। यह संदर्भ अतीत की असफलताओं की हमारी व्याख्या को बदल देता है। पहले के MH370 खोज अभियान समुद्र तल के समतल क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित थे। उन क्षेत्रों को स्कैन करना, मानचित्र बनाना और स्वायत्त वाहनों के लिए अधिक सुरक्षित था। डायमंटिना फ्रैक्चर जोन को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया, इसलिए नहीं कि उसमें संभावनाएं नहीं थीं, बल्कि इसलिए कि वह खतरनाक था। यह मायने रखता है। अगर जहाज का मलबा इसी क्षेत्र में है तो वर्षों से मिल रहे नकारात्मक परिणाम यह साबित नहीं करते कि स्थान का चुनाव गलत था। वे शायद केवल यह दर्शाते हैं कि उस समय प्रौद्योगिकी कितनी सुरक्षित रूप से काम कर सकती थी। यह कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर के दावे को भी पुनर्परिभाषित करता है। आंकड़े किसी सुविधाजनक समाधान की ओर इशारा नहीं करते, वे सबसे खराब स्थिति की ओर इशारा करते हैं, और यही बात इसे चिंताजनक बनाती है। यह सिद्धांत किसी सपाट मानचित्र पर एक स्पष्ट बिंदु पर समाप्त नहीं होता। यह सतह से मीलों नीचे एक भूवैज्ञानिक भूल भुलैया में समाप्त होता है, जहां सही निर्देशांक जानना भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह अब नेविगेशन का सवाल नहीं है, यह भूभाग का सवाल है। MH370 की खोज इसलिए असफल नहीं हुई होगी क्योंकि जांचकर्ता गलत महासागर में खोज कर रहे थे। यह प्रयास शायद इसलिए विफल रहा क्योंकि वे धरती पर सबसे कठिन भूसे के ढेर में सुई खोजने की कोशिश कर रहे थे। इस मोड़ पर आकर कहानी एक असहज सच्चाई पर पहुंच जाती है। भले ही नक्शा सही हो, MH370 को ढूंढना निश्चित नहीं है। किसी स्थान को जानना और वहां तक पहुंचना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। यह सीमा प्रौद्योगिकी द्वारा निर्धारित की जाती है। आधुनिक गहरे समुद्र में खोज स्वायत्त जलमग्न वाहनों AUV पर निर्भर करती है। ये रोबोटिक मशीनें सोनार का उपयोग करके समुद्र तल को स्कैन करती हैं और धीमी, सावधानीपूर्वक ग्रिड में चलती हैं। वे सोचते नहीं हैं, वे बदलते समय के अनुसार खुद को ढालते नहीं हैं, वे पूर्व निर्धारित रास्तों का अनुसरण करते हैं। कागजों पर कई ऑन्टो UV लगभग 19,500 फीट की गहराई तक गोता लगाने के लिए उपयुक्त बताए गए हैं। कुछ नए मॉडल इससे थोड़ा अधिक गहराई तक गोता लगाने का दावा करते हैं, लेकिन ये आंकड़े केवल प्रमाण हैं, वादे नहीं। प्रमाणन का अर्थ है कि वाहन नियंत्रित परीक्षण में सफल रहा। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह हफ्तों तक ऊबड़-खाबड़ इलाकों में स्वतंत्र रूप से चल सकता है। डायमंटिना फ्रैक्चर जोन इन सीमाओं को और भी बढ़ा देता है। वहां की गहराई निर्धारित सीमा से अधिक हो सकती है। हर 1000 फीट की अतिरिक्त गहराई पर
दबाव में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। कागज पर मामूली अंतर भी वास्तविकता में गंभीर जोखिम बन जाता है। यहां तक कि जब कोई एयर यूवी तल तक पहुंच जाता है तो गहराई तो बस शुरुआत होती है। सोनार समतल सतहों पर सबसे अच्छा काम करता है। जटिल भूभाग में यह संघर्ष करता है। पानी के नीचे खड़ी चट्टानें अदृश्य क्षेत्र बनाती हैं। संकरी खाइयां प्रतिध्वनियों को रोक लेती हैं। चट्टानी सतहें संकेतों को अप्रत्याशित तरीकों से बिखेर देती हैं। इसे सोनार छाया कहा जाता है। यह पानी के नीचे उसी तरह है जैसे रात में किसी घाटी में टॉर्च की रोशनी डालना। आपको सामने की दीवार तो दिखती है, लेकिन उसके पीछे क्या है यह नहीं दिखता। कोई बड़ी वस्तु गलत कोण के कारण छिपी रह सकती है। सोनार उसके ऊपर से इसलिए नहीं गुजरता क्योंकि वह मलबे को नहीं देख पाया, बल्कि इसलिए कि भूभाग ने सिग्नल को मोड़ दिया। यह कोई दुर्लभ समस्या नहीं है, यह एक आम समस्या है। गहरे समुद्र में खोज के दौरान टीमें अक्सर एक ही क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं से कई बार स्कैन करती हैं। फिर भी लापरवाही के कारण नहीं, बल्कि भौतिकी के नियमों के कारण वस्तुओं को नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर इसमें गाद भी शामिल हो जाए तो समस्या और भी बढ़ जाती है। दरार वाले क्षेत्र अस्थिर होते हैं। समय के साथ कीचड़ और मलबा ढलान से नीचे खिसक जाता है। ढलान पर पड़ी कोई भी वस्तु धीरे धीरे दब सकती है। विमान का कोई भी हिस्सा हमेशा साफ सुथरा और खुला नहीं रह सकता। वह डूब जाता है, वह स्थिर हो जाता है, वह पृष्ठभूमि में घुल मिल जाता है। सोनार धातु को नहीं देख पाता, यह आकृतियों को पहचानता है। और जब आकृतियां धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। इससे एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। मलबे का पता न लगा पाना स्वतः अनुपस्थिति का संकेत नहीं है। इसका अर्थ छिपाव हो सकता है। यदि वातावरण अन्वेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर हावी हो जाए तो एक सटीक मानचित्र भी सफलता की गारंटी नहीं देता। इसी वजह से पिछली खोजें शायद खाली हाथ लौटीं। इसका कारण यह नहीं था कि जांचकर्ता गलत थे, बल्कि यह था कि समुद्र को फायदा मिला। तकनीक सीमाएं निर्धारित करती है। यह परिभाषित करती है कि हम कहां जा सकते हैं, कितनी देर तक रह सकते हैं और क्या देख सकते हैं। उथले पानी में ये सीमाएं लचीली होती हैं, लेकिन डायमंटिना फ्रैक्चर जोन जैसी जगहों पर ऐसा नहीं होता। तो सवाल बदल जाता है। यदि जहाज का मलबा ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो गहराई की सीमाओं को चुनौती देता है, सोनार को विकृत करता है और अस्थिर भूभाग के नीचे वस्तुओं को छिपाता है, तो निर्देशांक जानना केवल आधी लड़ाई ही हो सकती है। बाकी सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी मशीनें वास्तव में इस काम के लिए तैयार हैं या नहीं। और इससे एक चिंताजनक संभावना सामने आती है। MH370 का नक्शा भले ही तैयार हो चुका हो, लेकिन फिर भी यह हमारी पहुंच से बाहर हो सकता है। इस स्तर पर MH370 की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से इसका अंत नहीं होता, बल्कि यह तय करना होता है कि हम कैसे सोचते हैं। यदि पुनः खोज विफल हो जाती है तो विचार करने योग्य केवल दो ही संभावनाएं हैं और उन्हें सावधानीपूर्वक अलग अलग करना होगा। पहला कारण सरल है, नक्शा गलत है। इसका मतलब यह होगा कि कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर विश्लेषण के पीछे की मान्यताएं सही नहीं हैं। ये गड़बड़ियां शोर, संयोग या गलत व्याख्या किए गए पैटर्न हो सकती हैं। उपग्रह छापों और ईंधन सीमाओं के साथ ओवरलैप विश्वसनीय प्रतीत हो रहे थे, लेकिन यह महज संयोग था। विज्ञान इस निष्कर्ष को स्वीकार करता है। कोई परिकल्पना तभी तक टिकती है जब तक प्रमाण उसका समर्थन करते हैं। यदि आंकड़ों के अनुसार कुछ भी नहीं मिलता है तो आंकड़ों पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन एक दूसरी संभावना भी है और वह कहीं अधिक असुविधाजनक है। नक्शा सही हो सकता है,
फिर भी हम असफल हो सकते हैं। इतिहास इस अंतर के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है। किसी वस्तु का स्थान न जानना, उसका सटीक स्थान जानना, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आवश्यक साधनों का अभाव। सदियों से मनुष्य उन समुद्री खाइयों के मानचित्र बनाते रहे जिनका वे अन्वेषण नहीं कर सकते थे। खगोलविदों ने दूरबीनों द्वारा ग्रहों को स्पष्ट रूप से देखे जाने से बहुत पहले ही उनकी गणना कर ली थी। ज्ञान अक्सर क्षमता से पहले आता है। MH370 भी शायद इसी स्थिति में हो। यदि वातावरण हमारी मशीनों को विफल कर दे तो पुष्ट स्थान भी खोज की गारंटी नहीं देता। अत्यधिक गहराई, अस्थिर ढलान, जटिल भूभाग जो सोनार से मलबे को छिपा देता है। ऐसी परिस्थितियों में साक्ष्य का अभाव एक कमजोर तर्क बन जाता है। यह त्रुटि का प्रमाण नहीं बल्कि सीमा का प्रमाण है। यहीं पर कई चर्चाएं गलत दिशा में चली जाती हैं। जब खोज बिना किसी परिणाम के समाप्त होती है तो यह कहना आसान हो जाता है कि सिद्धांत विफल हो गया, डेटा त्रुटिपूर्ण था और प्रयास व्यर्थ गया। लेकिन पता लगाने में विफलता का मतलब अस्तित्व में न होना नहीं है। खोज तकनीक सब कुछ नहीं देख पाती। यह नमूने लेती है, फिल्टर करती है और परछाइयों और प्रतिध्वनियों की व्याख्या करती है। किसी स्कैन लाइन के ठीक परे, किसी पहाड़ी के पीछे, किसी जहाज का मलबा पड़ा हो सकता है जो टक्कर के वर्षों बाद बनी तलछट की परतों के नीचे दबा हो। इन सब बातों से जांचकर्ताओं को वहां तक ले जाने वाले तर्क की वैधता समाप्त नहीं होती। इससे तो बस इतना पता चलता है कि समुद्र को समझना कितना कठिन है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूरी कहानी बदल जाती है। अगर MH370 का पता नहीं चल पाता है तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि गलती किसकी थी, बल्कि यह भी है कि हम अभी तक क्या करने में सक्षम नहीं हैं। यह गुमशुदगी शायद इसलिए रहस्य नहीं है क्योंकि कोई सुराग नहीं मिला है। यह रहस्य इसलिए हो सकता है क्योंकि अंतिम चरण के लिए ऐसे उपकरणों की आवश्यकता है जो अभी तक मौजूद नहीं हैं। इससे पूरा मामला नए सिरे से सामने आता है। MH370 अब सूचनाओं का एक रहस्य नहीं रह जाता, बल्कि मानवीय क्षमता की परीक्षा बन जाता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि उपग्रहों और वैश्विक नेटवर्क के युग में भी पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां निश्चितता का अभाव बना रहता है। इससे खोज निरर्थक नहीं हो जाती, बल्कि यह उसे ईमानदार बनाती है। हर प्रयास सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। हर असफलता हमें सिखाती है कि वे सीमाएं अभी भी कहां तक कायम हैं। इसलिए यदि अगली खोज में कुछ भी हाथ नहीं लगता तो इसका मतलब यह नहीं है कि मामला अपने आप बंद हो गया। यह केवल इस बात का संकेत हो सकता है कि हम आज क्या कर सकते हैं, और इससे हमारे सामने एक अनसुलझा तनाव रह जाता है जो सत्य और त्रुटि के बीच नहीं बल्कि ज्ञान और क्षमता के बीच होता है। MH370 का नक्शा सैद्धांतिक रूप से तैयार हो चुका है। असली सवाल यह है कि क्या हमारी तकनीक उस नक्शे के स्तर तक पहुंच पाई है। इतने वर्षों के बाद MH370 का रहस्य अब केवल अधूरे डेटा तक ही सीमित नहीं रह सकता। कमजोर सिग्नल प्रसार रिपोर्टर आकाश को पढ़ने और उसके द्वारा छोड़ी गई खामोशी को समझने का एक नया तरीका, एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। लेकिन दिशा और संकल्प एक ही बात नहीं है। किसी चीज के संभावित स्थान का पता होना और उस तक पहुंच पाना बहुत अलग बातें हैं। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से अभी भी हमारी मशीनों, हमारे सोनार और हमारी निश्चितता के खिलाफ हैं। इसलिए असली सवाल अब यह नहीं हो सकता कि क्या MH370 ने पर्याप्त सुराग छोड़े हैं। सवाल यह हो सकता है कि क्या हमारी तकनीक उनका अनुसरण करने के लिए तैयार है। यदि आज के उपकरण अपर्याप्त साबित होते हैं तो क्या MH370 हमें खोज की एक पूरी नई पीढ़ी की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर करता है।